हेलो फ्रेंड, आज हम सुनाने जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जब दुल्हन पेट में किसी और का बच्चा लेकर आई ससुराल। पापा। आधी रात में नीतिका अचानक चीख कर उठ बैठी। उसे आशंका हो रही थी कि उसके पापा के साथ कोई अनहोनी हुई है। खुद को संभालते हुए किसी तरह उठकर उसने कमरे में रखी लालटेन जलाई और उस पल को कोसने लगी जब वो अपने पापा के समझाने के बावजूद जिद करके उनसे इतनी दूर आ गई। तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये कुछ दिनों की दूरियां हमेशा के लिए होने वाली है। किसी तरह खुद को समझाकर उसने सामने की मेज पर रखी धूल की माटी परत चढ़ चुकी तस्वीर को उठाया और उसे देखते हुए और बिलख कर रो पड़ी। उसके आंसुओं से तस्वीर पर जमी धूल की परतें हटती जा रही थी और धीरे धीरे उसमें कैद दोनों चेहरे नजर आने लगे थे, नीतिका और उसके पापा नीतीश के चेहरे। नीतीश को तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन नीतिका की जिद पर उसके 21वीं जन्मदिन पर उन्होंने ये तस्वीर खिंचवाई थी। तब से ये तस्वीर नीतिका के जीवन का हिस्सा बन गई थी। वो जहाँ भी जाती ये तस्वीर उसके साथ होती। लेकिन किसे पता था कि उस 21वीं जन्मदिन के बाद वक्त ऐसी करवट लेगा कि एक दूसरे के बिना एक पल भी ना रह पाने वाले पिता और पुत्री के बीच इतनी लंबी खाई खिंच जाएगी कि दोनों इसे पाट नहीं पाएंगे। जैसे जैसे नीतिका के आंसू थमते जा रहे थे, उसका मन पिछले दिनों घटनी घटनाओं में फिर से डूबता जा रहा था। उसे याद आ रही थी अपनी 21वीं जन्मदिन की वो शाम जब उसके पापा ने उसकी मृत माँ की वसीयत उसे सौंपी थी, जिसके अनुसार अब वो कानूनी रूप से अपनी माँ की संपत्ति की वारिस थी। नीतिका की माँ सुधा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वो लोग एक छोटी सी गांव में रहते थे जहां सुधा के पिताजी विद्यालय के हेडमास्टर थे। उनके पास एक पक्का मकान और अच्छी खासी खेती बाड़ी भी थी। नीतिका के जन्म के कुछ महीनों के बाद ही सुधा की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उससे जुड़ी कोई याद नीतिका के जेहन में नहीं थी। उसने अपनी माँ को बस तस्वीरों में ही देखा था। सुधा की मृत्यु के बाद नितेश नीतिका लेकर अपने गांव और नाते रिश्तेदारों से बहुत दूर आकर दिल्ली में बस गए थे, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। नीतिका आज तक अपने किसी रिश्तेदार से कभी नहीं मिली थी। वसीयत मिलने के बाद उसने जिद पकड़ ली कि वो अपनी माँ के गांव जाएगी और उस घर और उन खेतों को देखेगी जो अब उसके हो चुके हैं। नीतिका के मुंह से निकलते ही उसकी हर फरमाइश पूरी करने वाले उसके पापा ने पहली बार उसकी इस जिद को पूरा करने से मना कर दिया। नीतिका को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अपनी बात मनवाने के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गई। नीतीश की लाख समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुई। आखिरकार हार कर उन्होंने उसे गांव जाने की अनुमति दे दी, लेकिन खुद उसके साथ जाने से मना कर दिया। नीतिका के साथ उसकी सहेली प्रीति भी जा रही थी। उन्होंने कभी गांव नहीं देखा था, इसलिए दोनों सहेलियां बहुत उत्साहित थी। प्रीति के साथ जाने के कारण नितेश भी थोड़ा आश्वस्त थे। फिर भी ट्रेन में नीतिका को बिठाते हुए नितेश का मन अनजानी आशंका से घिरा जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी बेटी हमेशा के लिए उनसे दूर जा रही है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, नितेश का मन पीछे छूट चुके अतीत की यात्रा पे जा रहा था। उसे याद आ रहा था वो दिन जब गांव की मुखिया जी के घर में चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। घर वालों के साथ साथ सारे गांव वालों के चेहरे भी खुशी से खिले हुए थे। मुखिया जी थे ही ऐसे सबके सुख दुख के भागीदार, दिल खोलकर जरूरतमंदों की मदद करने वाले। उनका बेटा नितेश भी पिता के ही पद चिन्हों पर चल रहा था और इसलिए सारे गांव का लाडला था। आज उसी लाडले नितेश की बारात सज रही थी। सारे गांव वाले अपनी अपनी क्षमता के अनुसार शादी के काम में हाथ बटा रहे थे। तय वक्त पर सभी रीति रिवाजों को निभाते हुए नितेश की बारात पड़ोस के गांव के लिए निकली। उसकी होने वाली दुल्हन थी सुधा, अपने गांव के हेडमास्टर की इकलौती बेटी, रूप और गुण दोनों में अव्वल। मुखिया जी बहुत प्रसन्न थे कि उनके बेटे को सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली थी।
बहू को लेकर घर पहुंचते ही उसके स्वागत के पश्चात मुखिया जी ने अपने गांव समेत आसपास के सभी गांव के गरीब लोगों के लिए भंडारे का आयोजन करवाया, जिसमें उनके परिवार के साथ तमाम घर वालों का सहयोग उन्हें खुशी खुशी प्राप्त हुआ। सब लोग नए जोड़े को ढेर सारी दुआएं दे रहे थे और उनके खुशहाल जीवन के लिए कामना कर रहे थे। उधर दुल्हन बनी सुधा अपने आप में सिमटी हुई स्वयं को उन दुआओं के बोझ तले दबता हुआ महसूस कर रही थी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। सब लोग यही सोच रहे थे कि मायके से विदाई के बाद निकलने वाले ये स्वाभाविक आंसू हैं, लेकिन सुधा के दिल में तो भावनाओं का ऐसा बवंडर उठ रहा था जिसे काबू ना करने पर वो उसके मायके और ससुराल दोनों परिवारों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए रोक सकता था। जैसे तैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। घूंघट में हिचकियां लेती हुई सुधा को देखकर उसकी सास देवकी जी पानी का गिलास लेकर उसके पास आई और स्नेह भरा हाथ उसके सर पर रखते हुए बोली, बेटी, मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह समझ सकती हूँ। हम सभी स्त्रियों को एक ना एक दिन इस दर्द से गुजरना पड़ता है, जब अचानक ही मायके के आंगन से हमारी जड़ों को उखाड़कर एक निताज अजनबी आंगन में हमेशा के लिए रोप दिया जाता है। लेकिन तुम घबराना मत, यहाँ तुम्हारी ये माँ हर पल तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मौजूद है। उनकी बातें सुनकर सुधा उनकी गोद में सिर रखकर और जोर जोर से रो पड़ी। थोड़ी देर बाद जब स्वतः उसका मन शांत हुआ तब आगे की रस्में शुरू की गई। रस्मों के खत्म होने के बाद आराम करने के लिए सुधा अपने कमरे में आ गई। उधर अपनी दुल्हन की तारीफ सुन सुनकर उसकी एक झलक देखने के लिए नितेश का मन बेचैन हो रहा था, लेकिन इस वक्त इंतजार करने के अलावा उसके वश में कुछ नहीं था। आखिरकार वो घड़ी भी आ ही गई जब गांव और रिश्ते की सभी भाभियां हंसी ठिठोली करती उसे छेड़ती हुई उसके कमरे तक उसे छोड़ने पहुंची, जहां उसकी नई नवेली दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। नितेश जब कमरे में पहुंचा और उसकी नज़र घूंघट में सिमटी हुई सुधा पर पड़ी तो उसे यूं महसूस हुआ मानो उसका धड़कता हुआ दिल उछलकर उसके हाथ में आ जाएगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुधा के पास जाकर क्या कहे, कैसे बातचीत की शुरुआत करे। इसलिए वो चुपचाप जाकर सुधा के पास ही बिस्तर पर बैठ गया। जब उसे महसूस हुआ कि सुधा आहिस्ते आहिस्ते रो रही है तब उसने उसका घूंघट उठा दिया और उसकी आंसुओं से भरी सूजी हुई आंखों को देखकर एक बार की घबरा गया। नितेश ने आहिस्ते से सुधा का हाथ थामते हुए कहा, आप बिल्कुल घबराइए मत। जब तक आप मेरे साथ सहज नहीं हो जाती मैं आपके करीब नहीं आऊँगा। अब आप आराम कीजिए, शादी की रस्मों में बहुत थक गई होंगी। नितेश की बात सुनकर सुधा ने सोचा, ये और इनका परिवार कितना भला है, मुझे अपने दिल की बात इनसे कह देनी चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने उसे झंझोरा, आखिर तू इनसे कहेगी क्या? और कहने के बाद अगर ये सारे भले लोग बदल गए तब क्या करेगी? तू इसलिए अभी चुप रह और खुद को वक्त के हाथों सौंप दे। इन्हीं विचारों में डूबती उतरती सुधा न जाने कब नींद के आगोश में समा गई, उसे पता भी नहीं चला। धीरे धीरे शादी में आए हुए मेहमान विदा लेकर चले गए। अब घर में बस नितेश, उसकी माता पिता और सुधा रह गए थे। सब लोग अपनी दैनिक दिनचर्या पर लौटने लगे थे। सुधा भी देवकी जी के साथ मन लगाकर ससुराल के तौर तरीके सीख रही थी। उसकी और नितेश की शादी को 1 महीना पूरे होने जा रहा था, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरियां अब भी नहीं मिटी थी। हालांकि अब दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सहज हो चुके थे। आज सुधा ने सोच लिया था कि शाम को जब नितेश आएंगे तो उनसे अपने मन की सारी व्यथा बांटकर वो आगे के लिए कुछ मदद कर देने को कहेगी। लेकिन शायद वक्त ने कुछ और ही तय कर रखा था। शाम को जब नितेश खेतों से लौटा तो देखा देवकी जी मिठाइयों के ढेर सारे डिब्बे तैयार करवा रही हैं और मुखिया जी खुशी खुशी सभी नौकरों को बख्शीश बांट रहे हैं। उसे ये माजरा कुछ समझ में आता कि तभी देवकी जी ने एक लड्डू खाकर उसके मुंह में डाल दिया और उसकी बालियां लेते हुए बोली, जुग जुग जियो मेरे लाल। आखिर बात क्या है माँ? किस बात पर मिठाइयाँ और बख्शीश बांटे जा रहे हैं और मेरी बलाएं ली जा रही है? और आप अकेले क्यों काम कर रही हैं? सुधा कहाँ है? बहू अपने कमरे में आराम कर रही है। नीतीश के पास आते हुए मुखिया जी बोले। आराम क्यों? क्या हो गया उसे? नितेश हैरान परेशान सा बोला।
देवकी जी ने कहा, अब वो हर वक्त आराम ही करेगी। हमारा वारिस जो देने जा रही है हमें, हमारा पोता या पोती। ये सुनकर नितेश की हालत यूं हो गई कि काटो तो खून नहीं। उसे यूं सदमे में देखकर उसके माता पिता घबरा गए। मुखिया जी बोले, देख बेटा, अगर तू आजकल की चलन की तरह जल्दी बच्चे नहीं चाहता था तो ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। अब तू कुछ भी उल्टा सीधा करने का ख्याल अपने मन में मत लाना। तो खुशी खुशी बहू के साथ वक्त बिताना। अपने पोते या पोती को हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। देवकी जी ने भी उनकी बात से सहमति जताई। उनकी खुशी देखकर नितेश कुछ कह ना सका। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया जहां सुधा बेचैन सी चहलकदमी कर रही थी। नितेश को सामने देखकर उसने अपनी नजरें झुका ली और उसके सवालों का इंतजार करने लगी। लेकिन जब काफी देर तक नितेश ने कुछ नहीं कहा तब सुधा किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोली, क्या आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना? क्या पूछूं मैं तुमसे कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे भोले भाले माँ बाप के अरमानों के साथ क्यों खेला? अब जवाब जानकर भी मैं क्या करूँगा? ये जवाब मेरे माँ बाप को जीते जी मार डालेंगे। मैं अपने आप को रोज मरता हुआ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें घुट घुट कर सर झुकाकर जीते हुए नहीं देख सकता। नितेश की बातें सुनकर सुधा का अंतर्मन चित्कार उठा। उसे धिक्कारने लगा कि आखिरकार क्यों शादी के पहले वो नीतीश और उसके परिवार को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, कि उसने अपने माता पिता की इज्जत की दुहाई का वास्ता मानकर इन लोगों के साथ छल किया। और सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे इस बात की हो रही थी कि क्यों प्रेम में अंधी होकर वो उस इंसान को अपना सब कुछ सौंप बैठी जो उसकी हालात को भान होते ही बजाय सबके सामने उसका हाथ थामने के चुपचाप बीच मझधार में उसे अकेला छोड़कर रातों रात न जाने कहाँ गायब हो गया था। लेकिन अब सिवा पछताने के उसके हाथ में कुछ नहीं था। दिन गुजरते जा रहे थे। देवकी जी ने उसका ख्याल रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। इधर नितेश ने खुद को काम में कदर डुबा लिया था कि उसे ना दिन का होश रहता ना रात का। गांव के उसके हम उम्र लोग और भाभियां उसे छेड़ते हुए कहती, लगता है नितेश बाबू अपने बच्चे के लिए अभी से महल खड़ा कर देना चाहते हैं, तभी दिन रात पसीना बहा रहे हैं। नितेश उनकी बातों का उत्तर बस एक फीकी मुस्कान से देकर आगे बढ़ जाता। उधर उसके माता पिता जहां एक तरफ दादा दादी बनने की खुशी में डूबे थे, दूसरी ओर अपने बेटे की हालत देखकर चिंतित भी थे। देवकी जी ने कई बार सुधा का मन टटोलने की कोशिश की कि कहीं उसके और नीतीश के बीच कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन सुधा कभी कुछ नहीं कहती। आखिर उसके पास कहने के लिए था ही क्या? आखिरकार सबने यही अनुमान लगाया कि शायद अचानक इतनी जल्दी मिली इस खुशखबरी के कारण नीतीश की ये हालत है। मुखिया जी बोले, चिंता मत कर नितेश की अम्मा, ये आजकल के लड़के अलग ही मिट्टी के होते जा रहे हैं। उसका मन था बहू के साथ शिमला जाने का, शायद इसीलिए दुखी रहता है। बाप बनने जा रहा है, लेकिन अभी भी बचपना नहीं गया उसका। बच्चे का मुंह देखेगा तो खुद ठीक हो जाएगा। देवकी जी हाँ में सिर हिलाते हुए बेटे की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। उधर नितेश दिन प्रतिदिन मन ही मन घुटता जा रहा था। उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपना दर्द बांट सकता। सुधा से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन अब उसके वश में था ही क्या। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब घर में किलकारियां घुसने वाली थी। दर्द से कहराती हुई सुधा का प्रसव कराने वाली दाई और देवकी जी ढाढ़स बढ़ा रही थी। कुछ देर के बाद एक प्यारी सी बिटिया का आगमन के साथ ही सुधा क्लांत हो गई। पोती को गोद में लेकर देवकी जी कमरे से निकली। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्दी बता नितेश की अम्मा, कौन आया है? मुखिया जी विज्ञता से बोले। बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू करती हुई वो बोली, साक्षात लक्ष्मी आई है जी, देखिए कितनी प्यारी है। अपनी पोती को गोद में लेकर मुखिया जी ने घर के सभी नौकरों को बुलाकर पूरे गांव में मिठाई बंटवाने के आदेश दिए और एक नौकर को खेत पर भेजा नितेश को बुलाने के लिए। नितेश के आने पर जब मुखिया जी ने बच्चों को उसकी गोद में देना चाहा तो लाख कोशिश करने पर भी आज नितेश अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सका और बच्ची को बिना देखे ही मुंह फेर कर चला गया।
उसका ये व्यवहार देखकर उसके माता पिता चौंक गए। उन्हें अपने समझदार और नेक दिल बेटे से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पढ़ा लिखा होकर भी क्या तुम्हारा लल्ला बौरा गया है? नितेश की अम्मा, जो बेटी के जन्म की खबर सुनकर यूं मुंह फेर कर चला गया। मुखिया जी अपने क्रोध को काबू करने की कोशिश करते हुए बोले। अंदर कमरे में सुधा के कानों तक भी ये आवाज पहुंची। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके रोने की आवाज सुनते ही तुरंत देवकी जी उसके पास पहुंची और बोली, बेटी, इस हालत में तेरा ऐसे रोना ठीक नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी नितेश से। वो दिल का पूरा नहीं है, पता नहीं उसे क्या हो गया है अचानक। लगता है किसी बुरी बला का साया पड़ गया है उसके ऊपर। मैं कल ही पंडित जी को बुलवाती हूँ। दर्द से कहराती सुधा ने किसी तरह खुद को शांत किया और भविष्य की अनजानी आशंकाओं से घिरी हुई सोने की कोशिश करने लगी। गांव वालों की नज़र में परिवार का मान बढ़ा रहे, इसलिए मुखिया जी ने बच्ची के जन्म पर रात होने वाले छठी संस्कार के आयोजन में सभी को न्योता भेजा। उनकी हिदायत के बावजूद नितेश जब छठी संस्कार में नहीं पहुंचा, तब सभी लोगों ने तरह तरह की बातें होने लगी जो मुखिया जी और देवकी जी से छिपी नहीं थी। लेकिन चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए जरूरी काम से नितेश के बाहर जाने की बात सबको बताते हुए वो सभी अतिथियों के आवभगत में लगे हुए थे। 3 दिनों के बाद नितेश घर लौटा और बिना किसी से कुछ कहे सुने अपने कमरे से अपना सारा सामान निकालकर दूसरे कमरे में चला गया। दिनों दिन घर के माहौल में तनाव बढ़ता ही जा रहा था, जिसे खत्म करने की पहल कोई नहीं कर पा रहा था। देवकी जी ने पंडित जी को बुलवाकर गृह शांति की पूजा भी करवाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कभी जिस घर में 12 महीने खुशियां चहकती थी, अब वहां एक सन्नाटा सा पसरा रहता था, जिसे कभी कभार बस नन्ही बच्ची के रुदन की आवाज ही भंग करती थी। सुधा अपनी बच्ची को रोने से सीने से लगाए अपने अपराधों के बारे में सोचते हुए दिन रात सिसकती रहती थी। देखते देखते 5 महीने गुजर चुके थे। पंडित जी ने बच्ची के नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार की पूजा की तिथि निकाल दी थी। देवकी जी ने जब इस विषय पर नितेश से बात करनी चाहिए तो उसने कहा, अम्मा, आप सबको जो उचित लगे कीजिए, लेकिन मुझे इस सब में मत घसीटिए। आखिर क्यों ना घसीटे? बाप है तू हमारी गुड़िया का, आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। बहुत हो गया रोज रोज का तमाशा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा एक दिन अपनी ही बेटी को इस तरह तिरस्कार करेगा। पहली बार मुखिया जी चीखे। गुस्से में नितेश भी आज खुद पर काबू नहीं रख सका। अपने आंसुओं को जब्त करने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने कहा, वो मेरी बेटी नहीं है बाबूजी। मैंने बहुत कोशिश की आप दोनों की खुशी के लिए उसे सहजता से अपनाने की, लेकिन मुझसे नहीं होता बाबूजी। जब भी मैं उसके पास जाने की सोचता हूँ, आपकी बहू का दिया हुआ धोखा मेरे कदम पीछे खींच लेता है। मैंने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ धोखा क्यों हुआ? अपने बेटे को इस तरह बिलक बिलक कर रोते हुए देखकर मुखिया जी और देवकी जी के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा अपने अंदर इतना दर्द समेटे जी रहा होगा। कोने में सिर झुकाए खड़ी सुधा पर नजर पड़ते ही उनकी अनभई नजर समझ गई कि उनका बेटा सच बोल रहा था। देवकी जी ने सुधा की तरफ देखते हुए कहा, कभी नहीं सोचा था कि इतनी सीधी सरल दिखने वाली लड़की और इसका परिवार इतना अंदर से इतना चालाक होगा। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। मुखिया जी ने तुरंत अपने विश्वास पात्र नौकर राजू को सुधा के माता पिता को बुलाने भेजा। कुछ घंटों के बाद जब वो लोग पहुंचे, तब हेडमास्टर साहब और उनकी पत्नी के नमस्कार का जवाब दिए बिना मुखिया जी ने सीधे उनसे पूछा, क्या आप जानते थे कि आपकी बेटी शादी से पहले ही गर्भवती थी? हेडमास्टर साहब की खामोशी ने मुखिया जी के सवाल का जवाब दे दिया था। मुखिया जी फिर बोले, आपने क्या सोचकर मेरे निर्दोष बेटे की जिंदगी खराब की? मैं मानता हूँ कि कभी कभी जवानी के जोश में बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी गलती छुपाने के लिए किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दें। देखिए मेरे बेटे की तरफ क्या हालत हो गई है आज उसकी। अंततः हेडमास्टर साहब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, भाई साहब, मैं मजबूर था, अपनी इज्जत बचाने का यही एक रास्ता दिख रहा था मुझे। काश आपने और सुधा ने बात छुपाने की जगह एक बार हमें अपना मानकर सच बताया होता
तो शायद उसे और उसके बच्चे को अपनाने में मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। नितेश ने सुधा की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन बेटा, हमें लगा कि कोई भी लड़का ये बात जानकर उससे शादी नहीं करेगा और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, सुधा की माँ बोली। उनकी बात सुनकर देवकी जी बोली, और आपको ये कैसे लग गया कि लड़के वालों को अंधेरे में रखकर शादी कर देने के बाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी बेटी सुखी रहेगी? हमारा बेटा तो फिर भी आज तक चुपचाप ये दर्द सहता रहा, लेकिन आए दिन समाज में बहुओं के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में क्या आप नहीं जानते? जब जरा जरा सी बात पर ससुराल वाले बहू को घर से निकाल देते हैं या उसकी हत्या करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। हम जानते थे आप बहुत भले लोग हैं, कम से कम हमारी बेटी के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे, हेडमास्टर साहब ने जवाब दिया। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, वाह, क्या खूब फायदा उठाया आपने हमारी अच्छाई का। हमारी भलमन साहब ही आज हमारे बेटे की जीवन पर ग्रहण बनकर छा गई। ये सब बातें चली रही थी कि तभी सुधा के कमरे से किसी की चीख के गिरने की आवाज आई। सब लोग कमरे की तरफ दौड़े। वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा उसे देखकर देवकी जी अचेत हो गई। सुधा फांसी के फंदे पर झूल रही थी और नीचे गिरे हुए टेबल के पास उसकी नन्ही सी बच्ची बिलख रही थी। मुखिया जी ने तुरंत बच्ची को उठा लिया और नौकरों को आवाज दी। सबने मिलकर सुधा के शरीर को नीचे उतारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुधा इस दुनिया से जा चुकी थी। सब लोग अचानक हुए इस हादसे से सदमे में थे। थोड़ी देर के बाद अचेत देवकी जी की तरफ ध्यान जाते ही मुखिया जी ने तुरंत बैद जी को बुलाने के लिए राजू को दौड़ाया। बैद जी ने आकर देवकी जी की नाड़ी जांची, लेकिन अफसोस वो चिर निद्रा में समा चुकी थी। एक के बाद एक घर के 2 सदस्यों की मृत ने जैसे मुखिया जी और नितेश पर गाज ही गिरा दी। दोनों मृत शरीरों के पास बैठे हुए वो कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। तभी मुखिया जी ने देखा बच्ची लगातार अपनी माँ का आंचल पकड़े रोए जा रही थी। उसकी नन्ही हथेली से सुधा का आंचल छुड़ाने के क्रम में मुखिया जी की नज़र आंचल में बंधे हुए एक कागज के टुकड़े पर गई। उन्होंने उसे निकाल कर देखा तो वो सुधा की लिखी हुई चिट्ठी थी। आदरणीय अम्मा बाबूजी, मेरे अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। नितेश जी ने सही कहा, मुझे उन्हें अंधेरे में रखने की जगह पहले ही सच बता देना चाहिए था, तब शायद इस घर में और उनके जीवन में वो विपदाएं न आती जो मेरी वजह से आई। आपने सदैव मुझे अपनी बेटी से बढ़कर माना। आपकी बेटी मरते वक्त झूठ नहीं बोलेगी। हाँ, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जिसे मैंने अपना सच्चा प्रेम समझा, उसने मुझे सिर्फ एक शरीर समझा। जब मुझे मेरी स्थिति का पता चला तब मैंने अपने माता पिता से कहा कि वो मुझे किसी नारी निकेतन में भेज दे। मैं पढ़ी लिखी थी, थोड़ी मदद मिल जाती तो अपने बच्चे को पाल लेती, लेकिन उन्होंने स्वयं के आत्मदाह के साथ साथ मेरे बच्चे को मेरे अंदर ही मार डालने की धमकी देते हुए कहा कि जहाँ भी जाना हो शादी के बाद जाना। मैं उसकी ज़िंदगी खतरे में कैसे डाल सकती थी, जिसका कोई दोष ही नहीं था, जिसने अभी तक ये दुनिया देखी भी नहीं थी। जब आप लोगों के यहाँ ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता पक्का हो गया तब मैंने सोच लिया कि हिम्मत करके नितेश जी को पहले ही दिन सब बताकर उनसे आग्रह करूँगी कि मुझे नारी निकेतन भेज दे और किसी दूसरी भली लड़की से शादी कर ले। मैं खुद दूसरी लड़की वालों के आगे अपनी सच्चाई स्वीकार करने की ठान चुकी थी ताकि नितेश जी या आप लोगों पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन उस दिन कुछ कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और इससे पहले कि मैं उनके साथ सहज होकर उनसे अपनी समस्याएं, अपनी उलझनें बांट पाती, आप लोगों को मेरी स्थिति के बारे में सब पता चल गया। जबकि मैं आप सबके दुख और कलंक की वजह बन चुकी हूँ तो मेरा इस दुनिया से जाना ही ठीक है। अब मैं आप लोगों की आंखों में और आंसू नहीं देख सकती। बस अंतिम विनती है आपसे कि मेरी बच्ची मेरे माता पिता को मत सौंपिएगा, उसे किसी अनाथ आश्रम में रखवा दीजिएगा। मेरे नाम पर जो प्रतीक संपत्ति है उसके कागज पर दस्तखत करके मैंने अलमारी में रख दिए हैं। कोई व्यवस्था कर दीजिएगा कि जब मेरी बेटी बालिग हो जाए तो उसे उसका हक मिल जाए, ताकि उसे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। आपकी अभागी बहू सुधा। इस चिट्ठी का एक एक शब्द मुखिया जी और नितेश की आंखों से आंसू बनकर गिर रहा था। मुखिया जी ने उसी वक्त नौकरों को बुलवाकर हेडमास्टर साहब और उनकी पत्नी को घर से निकलवा दिया।
हेडमास्टर साहब ने धमकी भरे स्वर में कहा, मैं सारे समाज को बताऊंगा कि आपकी प्रताड़ना के कारण मेरी बेटी चल बसी। आपकी इन धमकियों से डरने वाला कोई नहीं रहा। हमारी बहू हमारी सुरक्षा का इंतजाम करके गई है इस चिट्ठी के द्वारा। बेहतर है आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं। मुखिया जी ने तल्ख सुर्ख में जवाब दिया। कुछ घंटे बीतते बीतते गांव वालों को मुखिया जी के घर में घटी घटना उसकी वजह का पता चला। सब अपने आदरणीय स्नेही मुखिया जी और नीतीश के आंसू पोंछने दौड़ पड़े। सबने मिलकर देवकी जी और सुधा के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। सुधा की अर्थी उठाते हुए मुखिया जी नीतीश से बोले, बेटे मैं जानता हूँ कि मैं तेरे दुख का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, जिसकी दुनिया बसने से पहले ही इस तरह उजड़ गई। लेकिन मेरे बच्चे, इस नन्ही सी जान की तरफ एक बार देख। इसे किस बात की सज़ा मिल रही है? इसे अपना ले, चाहे सड़क पर फेंकी हुई अनाज समझ कर ही, लेकिन इसे यूं ना ठुकरा। इसे माता पिता दोनों का प्यार देकर मेरी और अपनी माँ की परवरिश की लाज रख ले। उनकी बातें सुनकर पहली बार नीतीश ने सुधा की बच्ची को देखा, जो बेतहासा रो रही थी। जैसे ही नीतीश ने उसे गोद में लिया, वो चुप होकर उसके सीने से यूं लग गई जैसे अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हो। इस एहसास ने, इस लम्हे ने नीतीश और उसे एक अटूट बंधन में बांध दिया। देवकी जी और सुधा की तेरही के बाद नीतीश ने मुखिया जी से कहा, बाबूजी अब यहाँ मन नहीं लगता। दिल्ली में मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने उनसे बात की है। मुझे नौकरी मिल जाने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम दिल्ली जाकर रह सकते हैं? मैं भी यही सोच रहा था बेटे कि यहाँ से दूर चलते हैं। यहाँ रहने पर मेरी गुड़िया को कभी न कभी उसकी माँ के जीवन और मृत्यु दोनों का सच पता चला ही जाएगा। तब क्या बीतेगी इस पर। इसलिए बीती बातों को हमेशा के लिए यहाँ दफनाकर हमारा यहाँ से जाना ही ठीक है। मुखिया जी नीतीश से सहमत लेते होते हुए बोले। उनकी बात सुनकर पास खड़ा राजू बोला, भैया जी आप लोगों के अलावा हमारा कौन है? हमें भी साथ ले चलिए। नीतीश ने हामी भर दी। कुछ ही दिनों के बाद नीतीश अपनी बच्ची, जिसका नाम उसने नीतिका रखा था, मुखिया जी और राजू के साथ दिल्ली चला गया। मुखिया जी कभी कभी अपने खेत और हवेली देखने और फसलों का हिसाब किताब करने आ जाते थे, लेकिन नीतीश फिर कभी मुड़कर गांव नहीं आया। कुछ सालों बाद मुखिया जी ने भी देह त्याग दिया। जब भी कभी नीतीश उन्हें याद करके दुखी होता, नन्ही नीतिका अपने दादाजी की छड़ी लेकर उनके अंदाज में बातें करके उसे हंसाने की चेष्टा करती। नीतिका अब नीतीश की पूरी दुनिया बन चुकी थी और वो भी अपने पापा पर जान छिड़कती थी। उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करती थी। जब नीतीश अतीत की यादों से निकला तब उसे ख्याल आया, अब तक तो नीतिका गांव पहुंच भी चुकी होगी। नीतीश ने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। शायद गांव में नेटवर्क नहीं होगा, लेकिन उसे एक तार तो भेजना चाहिए था। गांव देखने के उत्साह में भूल गई होगी, है ही तो बच्ची ही। नीतीश स्वयं से ही सवाल भी कर रहा था और जवाब देकर स्वयं की बेचैनी को शांत करने का प्रयास भी कर रहा था। उधर जब नीतिका प्रीति के साथ अपने ननिहाल पहुंची तो उसे पता चला उसके नाना जी अब भी जीवित हैं। जब उनके घर पहुंचकर उनके पैर छूते हुए नीतिका ने उन्हें अपना परिचय दिया तो हेडमास्टर साहब को वो सारी गुजरी हुई बातें याद आ गई। वृद्धावस्था के चरम पर पहुंच जाने के बावजूद भी उनके मन में कहीं न कहीं मुखिया जी के परिवार से अपने अपमान का बदला लेने की दुर्भावना जीवित थी। नीतिका को देखकर उनकी अब तक अधूरी रही इच्छा उन्हें पूरी होती नजर आ रही थी। नीतिका को बिठाकर जोर जोर से रोने लगे और बोले, बिटिया तुझे उस दुष्ट मुखिया ने यहाँ आने कैसे दिया? मैं तो मरने से पहले तुझे देखने की आस भी खो चुका था। नीतिका हैरानी और गुस्से से बोली, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे दादाजी के बारे में? मैं जानती हूँ आपने ही मेरी माँ की मृत्यु के बाद हम सब से रिश्ता तोड़ लिया था। मृत्यु नहीं, आत्महत्या। तेरी माँ और मेरी बेटी ने आत्महत्या की थी बेटी, जिसके जिम्मेदार तेरे दादाजी और वो नीतीश था, जिन्होंने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पहले मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाया और फिर तेरे जन्म के बाद उसे मारने पर मजबूर कर दिया। हेडमास्टर साहब ने सुधा की मौत का खुलासा करते हुए कहा। ये सुनकर नीतिका को गहरा झटका लगा। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने कहा, अगर ऐसा था तो मेरे दादाजी और पापा मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? ये सारी बातें झूठी है। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ।
उसे अपनी बातों पर भरोसा दिलाने की अंतिम कोशिश करते हुए हेडमास्टर साहब बोले, मैं अपनी मृत बेटी की कसम खाकर कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की थी। उनकी इस बात को सुनकर अब नीतिका को भरोसा हो गया कि उसके नाना जी सच बोल रहे हैं। आखिर कोई बाप अपनी बेटी की झूठी कसम क्यों खाएगा? ये सोचकर उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि उसके पापा की वजह से ही उससे उसकी माँ छीन गई और उसके नाना जी भी अकेले रह गए। नीतिका पर अपनी बात का असर होते हुए देखकर हेडमास्टर साहब बोले, अरे बिटिया, मैं भी बुढ़ापे में सठिया गया हूँ, तो इतने शौक के बाद अपनी ननिहाल आई और मैं क्या बातें लेकर बैठ गया। तू जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अपने नौकर को आवाज़ देते हुए हेडमास्टर साहब वहाँ से चले गए। उनके जाते ही प्रीति बोली, देख नीतिका, मैं नहीं जानती तेरा पारिवारिक मसला क्या है, लेकिन इतना यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तेरे पापा तुझसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार कोई दिखावा नहीं है। तू मेरे साथ चल अपने घर, वहाँ अपने पापा से सब बातें आमने सामने कर लेना। प्रीति की बात सुनकर नीतिका ने कहा, नहीं प्रीति, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी माँ के हत्यारे रहते हैं। सालों तक साथ रहने पर प्यार तो जानवर से भी हो जाता है। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं अब यहीं नाना जी के पास रहूंगी, उन्हें मेरी ज़रूरत है। उस वक्त प्रीति ने और कुछ कहना ठीक नहीं समझा। 2 दिनों तक उसने नीतिका को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो प्रीति ने अपना सामान पैक कर लिया। उसे जाने की तैयारी करते हुए देखकर नीतिका ने उसे अपने पापा को देने के लिए एक लिफाफा दे दिया। दिल्ली में अतीत की यादों और नीतिका की खैर खबर प्राप्त करने की उलझनों में नितेश डूबा हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसमें दरवाज़ा खोला तो सामने प्रीति खड़ी थी। अरे बेटी, तुम लोग आ गए गांव से? आओ आओ, अंदर आओ। नीतिका नहीं दिख रही, लगता है बाहर छिपी है, कहते हुए नितेश नीतिका को आवाज़ देने लगा। तभी प्रीति बोली, चाचा जी, नीतिका नहीं है, वो नहीं आई, उसने आपके लिए चिट्ठी दी है। चिट्ठी देकर प्रीति चली गई। नितेश ने अनहोनी की आशंका से कांपते हुए चिट्ठी खोली। पापा, पता नहीं अब भी मैं आपको पापा क्यों कह रही हूँ। मुझे नाना जी ने सब बता दिया है कि किस तरह खानदानी दुश्मनी निकालने के लिए आपने मेरी माँ से शादी की और मेरे जन्म के बाद आपने उसे मारने के लिए मजबूर कर दिया। नाना जी को डरा धमकाकर आप पुलिस से बच गए और मेरे साथ प्यार का दिखावा करके आप मुझे इसलिए अपने साथ ले गए ताकि मैं आपकी सच्चाई ना जान सकूं और भविष्य में आपको सज़ा ना दिलवा सकूं। खैर, निश्चित रहिए, झूठी ही सही, लेकिन आज तक आपने मुझे जो प्यार दिया है उसका लिहाज करके मैं आपको कानूनन सज़ा नहीं दिलवाऊंगी। लेकिन आज से आपकी सज़ा यही है कि आप मेरा चेहरा अब कभी नहीं देखेंगे। नीतिका। ये चिट्ठी पढ़कर नितेश अपने होश खो बैठा। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तब उसने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसे होश में आया देखकर राजू तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? नितेश ने किसी तरह हिम्मत करके पूछा। डॉक्टर ने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, आपको घातक दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन राजू जी आपको सही वक्त पर यहाँ ले आए। अब आप खतरे से बाहर हैं। आंसू भरी आंखों से नितेश राजू की तरफ यूँ देख रहा था मानो कह रहा हो, तेरा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। राजू ने चुपचाप उसके आंसू पोंछ दिए। जब नितेश ठीक होकर अस्पताल से घर आया तब राजू बोला, भैया जी, आखिर उस हेडमास्टर ने अपनी औकात दिखाई दी। बिटिया के कान भरकर उसने अपने पुराने अपमान का बदला लिया है। जब नीतिका को ही अपने पापा पर भरोसा नहीं राजू, तब क्या फ़र्क पड़ता है किसने क्या किया क्या नहीं। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है कि जिसे भी मैं दिल से चाहूँ वो मुझसे दूर हो जाए। नितेश ने टूटे उदास स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर राजू ने कहा, भैया जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन बिटिया की अभी उम्र ही क्या है। उसने दुनिया देखी ही कितनी है कि उसे लोगों की परख होगी। फिर बिना माँ की बच्ची माँ की आत्महत्या की बात जानकर भावनाओं में बह गई, जिसका उसके नाना जी ने फ़ायदा उठा लिया। हम तो यही कहेंगे कि आप इस तरह उन्हें हमारी बिटिया को छीनने मत दीजिए। याद रखिए, सच हमारे साथ है। बहू जी की चिट्ठी आज भी हमारे पास है। उठिए और अपनी बेटी पर अपने हक के लिए लड़िए और उसे सही गलत का फ़र्क बताइए, वरना वो भटक जाएगी भैया जी। राजू की बात सुनकर नीतीश को हिम्मत मिली। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो राजू, बहुत परीक्षाएं ली मैंने, अब परिणाम का वक्त है।
सुधा की चिट्ठी निकालकर उसे अपने सामान के साथ ठीक से रखते हुए नितेश ने गांव के टिकट के लिए एजेंट को फ़ोन कर दिया। अगले दिन नितेश और राजू सुधा के गांव में उसके घर पर थे। उन्हें इस तरह के सामने देखकर हेडमास्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। हिकारत भरी नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए नितेश ने कहा, इतने बूढ़े हो गए लेकिन छल कपट की आपकी आदत नहीं गई। तभी नीतिका की आवाज़ आई, बस पापा, आप नाना जी को कुछ नहीं कहेंगे, मुझे भी आपके मुंह से कुछ नहीं सुनना। नीतिका बेटी, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम मेरे मुंह से कुछ सुनो। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जिस तरह तुम्हारी चिट्ठी मैंने पढ़ी उसी तरह तुम अपनी माँ की लिखी ये अंतिम चिट्ठी पढ़ लो, और अगर तब भी शक हो कि ये चिट्ठी झूठी है तो लिखाई मिलाने वालों से मिलवान करा लो कि ये चिट्ठी असली है या नकली। और नितेश ने सुधा की चिट्ठी नीतिका को थमा दी। उस चिट्ठी को पढ़ते हुए नीतिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बिना किसी से कुछ कहे अपना सामान लाकर नितेश के पास खड़ी हो गई। जब हेडमास्टर साहब ने उससे बात करने की कोशिश की तो नीतिका ने कहा, बहुत जल्दी आपको वकील के तैयार किए कागज मिल जाएंगे। जो संपत्ति माँ ने मुझे दी है वो मैं अनाथालय को दे रही हूँ। इसके बाद आपसे मेरा किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सारे रास्ते नीतिका चुपचाप रही। घर पहुंचकर नितेश के पैरों पर गिरकर वो फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन नितेश बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। नीतिका को एहसास था कि बिना पूरी बात जाने उस पर जान लुटाने वाले अपने पापा पर इतना गंभीर आरोप लगाकर उसने उन्हें इतना दुख दिया है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती। चाहे जो हो जाए, मैं पापा को मना कर ही रहूँगी, स्वयं से कहते हुए उसने राजू को आवाज़ दी। राजू के आने पर नीतिका ने उससे कहा, काका, पापा मुझसे नाराज़ हैं। आखिर मैंने गलती ही ऐसी की है, लेकिन काका मैं उनकी नाराज़गी के साथ नहीं जी सकती। बिटिया, हमारे भैया जी जिन्होंने हमेशा अपने से जुड़े लोगों को खुशियाँ बांटी, उनके जीवन में बस एक ही तो खुशी थी, तुम्हारे पिता होने की खुशी। इसलिए जब तुमने भैया जी को वो चिट्ठी भेजी तब उन्हें सदमे के कारण दिल का ऐसा खतरनाक दौरा पड़ा कि कुछ देर के लिए तो हम डर ही गए थे। लेकिन भगवान चाहते थे कि तुम्हारा और उनका इतना प्यारा रिश्ता झूठी नफरत से हार ना जाए, इसलिए उन्होंने हम पर कृपा की, राजू ने कहा। नीतिका की आंखों में आंसू आ गया और उसे गांव की वो रात याद आ गई जब उसे नितेश के साथ किसी अनहोनी के होने का आभास हुआ था। हे ईश्वर, तेरा कोट कोट आभार, और काका आपका भी, कहते हुए नीतिका ने राजू के पैर छू लिए। राजू ने उसे उठाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो बिटिया, हमें पाप लगेगा। कोई पाप नहीं लगेगा काका, अब तो बस आप मुझे बताइए कि मैं पापा की नाराज़गी कैसे दूर करूं। नीतिका ने मदद की आशा से राजू को देखा। हमारे भैया जी दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहली बार उन्हें इतना दुख पहुंचा है तो समान होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा बिटिया, और अपने दिल के टुकड़े से वो कब तक नाराज़ रहेंगे। फिर भी हम सोचते हैं कुछ, राजू ने नीतिका को आश्वासन देते हुए कहा। बहुत सोचने के बाद राजू ने नीतीश को मनाने के लिए उसे एक सुझाव दिया। रात के खाने का वक्त हो चला था। डरते डरते नीतिका खाने के लिए नीतीश को बुलाने गई, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। ये सुनकर नीतिका की आंखों में फिर आंसू छलक उठे। उसने राजू को आवाज़ देते हुए कहा, काका आप खा लीजिए और बाकी खाना बाहर रख दीजिए, ना पापा खाएंगे ना उनकी बिटिया। तो क्या हुआ कि आज खाना उनकी बिटिया ने खुद बनाया है और बनाते हुए अपने हाथ भी जला बैठी है। निष्का की बात सुनकर नितेश तुरंत दवा की शीशी और रुई ले आया और कहा, चोट दिखाओ। निष्का ने चुपचाप अपना हाथ आगे कर दिया। उस पर दवा लगाते हुए नितेश ने राजू से कहा, राजू अपनी बिटिया को समझा दो, आगे से ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं है। काका पापा से कह दीजिए, मैं रोज ऐसा ही करूँगी, निष्का ने भी जवाब दिया। उनकी बात सुनकर राजू बोला, ऐसा है भैया जी कि जिससे जो कहना है खुद कहें, हम बीच में नहीं पड़ने वाले हैं। एक बार और बड़े मालिक हमें आप दोनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देकर गए हैं, इसलिए उनकी तरफ से हम आप दोनों को आदेश दे रहे हैं कि सीधे से खाने की मेज पर चलिए। खाने पर गुस्सा निकालना गंदी आदत होती है। राजू की बात सुनकर दोनों बाप बेटी चुपचाप उसके साथ चल पड़े। मेज पर जब नितेश ने अपनी पसंद के वो सभी व्यंजन देखे जिनका स्वाद वो अपनी माँ की मृत्यु के बाद भूल ही गया था, तो वो भावुक हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया।
उसके बैठते ही राजू और नीतका भी अपनी जगह पर बैठे और सबने खाना शुरू किया। नितेश भले ही कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसे खाना बहुत अच्छा लग रहा था और उसे देखकर नीतका के चेहरे पर भी राहत के भाव थे। इससे पहले कि सब लोग खाने की मेज से उठते, नीतका बोली, काका पापा से कहिए आज हमेशा की तरह उन्होंने मुझे पहला कौर तो नहीं खिलाया, कम से कम अंतिम कौर खिला ही दे। उसकी बात सुनकर नितेश ने चुपचाप उसे एक कौर खिलाया और अपने कमरे में चला गया। नीतका भी अपने कमरे में चली गई, फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ अब राजू और नितेश के कानों में पड़ी, तब दोनों परेशान हो गए। हार कर राजू ने नितेश से कहा, भैया जी बिटिया तो बच्ची है, ना समझी में भावुक होकर गलती कर बैठी, पर आप क्यों बचपना दिखा रहे हैं? चलिए उठिए, वरना बिटिया अपनी तबीयत खराब कर लेगी, तब आप रोने बैठ जाएंगे और मैं बेचारा आप दोनों के पीछे कभी रुमाल कभी दवा लेकर घूमता रहूँगा। राजू की बात सुनकर सहसा नितेश के ओठों पर मुस्कान आ गई। वो नीतका के कमरे में जाकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा तो नीतका बोली, नहीं पापा, आज बह जाने दीजिए इन आंसुओं को और इनके साथ उन कुछ दिनों की बुरी यादों को, जब आपकी इस नालायक बेटी ने आप पर आपके प्यार पर संदेह किया। पता नहीं मैं कैसे उन लोगों की बातों में आकर इतनी अंधी हो गई कि आपका निस्वार्थ प्रेम और त्याग समझ ही नहीं सकी। कुछ देर रो लेने के बाद जब दोनों पिता पुत्री का मन हल्का हो गया, तब नितेश ने नीतका से पूछा, ये तो बताओ तुमने वो सारे व्यंजन कैसे बनाए जो सिर्फ तुम्हारी दादी बनाती थी? तुम्हें किसने सिखाया? राजू काका ने मुझे उन व्यंजनों के नाम बताए और मैंने गूगल पर उन्हें बनाने का तरीका खोज लिया। जब गूगल है तो क्या कम है? कहते हुए नीतका ने अपना फ़ोन नितेश के हाथ में दे दिया। नितेश ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बिटिया तो बहुत होशियार हो गई है। हाँ पापा, इतनी होशियार कि अब कभी आपसे दूर होने की बेवकूफ़ी नहीं करेगी। नीतका अपने पापा के सीने पर सर रखते हुए बोली। फिर दोनों मुखिया जी की तस्वीर के पास पहुँचे और उनकी दूरदर्शिता के लिए उन्हें नमन किया। अगर उन्होंने शुदा की चिट्ठी संभाल कर न रखी होती तो आज नितेश और नीतका एक बार फिर से अपने घर में एक साथ न होते। मुखिया जी की तस्वीर मानो मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रही थी कि कभी अपनों पर अविश्वास मत करना और किसी की भी बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। अपने पिता को याद करके उदास हुए नितेश को देखकर नीतका बचपन की तरह अपने दादाजी की छड़ी उठा लाई और उनके अंदाज में बोली, अरे ओ बिटवा, काहे दुखी हो? देखो तो गुड़िया आ गई ना घर, उसे भी अक्ल आ गई और तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो गया। नीतका की शरारत भर नितेश हंस पड़ा। दोनों को पहले की तरह सहज देकर राजू बोला, भैया जी बहुत दिनों के बाद घर में खुशियाँ लौटी है, क्यों ना इस मौके पर हमें वो गीत सुनने को मिले जो आप और बिटिया मिलकर गाते हैं। उसकी बात सुनकर नीतका बोली, काका आपको वो गीत सुनने के लिए तभी मिलेगा जब आप भी उसे हमारे साथ गाएंगे, आखिर आप भी इस परिवार का अहम हिस्सा हैं। नीतका के सर पर हाथ रखकर उसके स्वर में स्वर मिलाकर राजू और नितेश गुनगुना उठे, जिंदगी प्यार का गीत है। अपने तीनों सदस्यों के चेहरे पर फिर से मुस्कान को लौटते हुए देखकर कुछ वक्त पहले शून्यपन की चादर ओढ़े हुए ये घर एक बार फिर से गुलजार हो चला था।